हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस मंत्रा पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सुपर टेट में साइंस में चौथा चैप्टर ऊर्जा। तो जो भी हमसे पहली बार जुड़े हैं तो बता दें, इससे पहले मैं सुपर टेट में विज्ञान में आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। पहला दैनिक जीवन विज्ञान, और द्वितीय चैप्टर है आपका गति या मोशन, और तृतीय चैप्टर है आपका बल यानी कि फोर्स। तो जो भी उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके आप मेरे वेट कर सकते हैं, आपको सारे वीडियो से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 ऊर्जा। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे हम ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा क्या है? यह ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। क्या क्या कहना चाह रहा है? क्या है ऊर्जा? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। मेन वर्ड है इसमें कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता कहने का अर्थ है जिसकी कार्य करने की क्षमता अधिक है तो कहेंगे उसमें अधिक ऊर्जा है। जिसमें कार्य करने की क्षमता कम है उसकी ऊर्जा कम है। जैसे कोई व्यक्ति है और वो शाम तक बिना थके काम करता रहता है तो कहते हैं हम लोग कहते हैं क्या उसमें बहुत एनर्जी है, उसमें बहुत ऊर्जा है, तो शाम तक बिना थके काम कर लेता है। ये व्यक्ति वो है जो बहुत जल्द थक जाता है, कहते हैं तुम्हें एनर्जी की कमी है या ऊर्जा की कमी है। तो कहने का अर्थ है कि कार्य करने की जो क्षमता है हमारी उसे कहते हैं ऊर्जा। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मतलब एनर्जी। अब इसका मात्रक ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक होता है जूल। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक होता है जूल, और सीजीएस पद्धति से मात्रक होता है अर्ग। ये कभी कभी इसके मात्रक पूछ लेते हैं कि ऊर्जा का मात्रक क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा ही पद्धति पूछे तो ऐसा ही पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और सीजीएस पद्धति में पूछे तो सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है अर्ग। एक जूल और दूसरा अर्ग। तो उम्मीद आपको ऊर्जा क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। कार्य क्या है? यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो इस क्रिया को कार्य कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये? यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाने से, किसी वस्तु पर हम बल लगा दें और उसकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हो जाए तो हम कहेंगे कार्य। और कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यानी मान लो ये मार्कर है, हमने क्या इस पर बल लगाया, क्या लगाया हमने? बल। तो किधर जा रहा है? ये बल की दिशा में इसका विस्थापन हो रहा है। यहाँ था मार्कर हमारा और हमने इस पर क्या लगाया? बल लगा दिया। तो बल लगाने से क्या होगा? ये बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है। बल दिशा इधर ही तो है, ये भी इधर ही जा रहा है। तो हमने इसका मतलब हमने एक कार्य किया है, इसको कार्य माना जाएगा। लेकिन यदि हम बल लगाएं और ये विस्थापित न हो, वही बनी रहे, तो हम इसको कार्य नहीं कह सकते। जैसे हमने हल्का इतना बल लगाएं कि विस्थापित न हो और हम बल लगा रहे हैं तो कार्य हो गया, ये कार्य नहीं माना जाएगा। ये कार्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक ये अपनी जगह से आगे विस्थापित न हो। जब ये विस्थापित होने लगेगी तो हम कह सकते हैं हमारे कार्य कर लिया है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कोई दीवार है और आप दीवार में बल लगा रहे हैं, जैसे हम तो कार्य कर रहे हैं, तो कार्य आपका नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दीवार तो अपनी जगह पर है, दीवार तो विस्थापित नहीं हुई, तो इसीलिए उसको हम कार्य नहीं मानेंगे। कार्य उसी को मानेंगे कि बल लगाने से वो चीज़ हमारी उस जगह से, स्थान से हट जाए, यानी विस्थापित हो जाए। तो क्या हुआ कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो हम कहते हैं कार्य। और कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य को व्यक्त करते हैं W से, बल को व्यक्त करते हैं F से, और दिशा में विस्थापन मतलब डेल्टा S। तो सूत्र होना W=F × डेल्टा S। कभी कभी इस पर सवाल आ जाते हैं, मतलब कार्य दिया हो और बल दिया हो तो पूछ सकता है कि इसका विस्थापन कितना होगा, या विस्थापन दिया हो बल दिया हो तो कार्य पूछ सकता है कि नहीं। तो 3 चीज़ों में कोई 2 चीज़ दी होंगी तो 3 चीज़ में पूछ सकता है एक सवाल में। और कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। जो कार्य का मात्रक है वो कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला पॉइंट है शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति इसको करते हैं P से पावर, शक्ति को बोलते हैं पावर। तो शक्ति या सामर्थ्य एक ही बात है। क्या है शक्ति?
किसी मशीन अथवा कर्ता द्वारा, यानी करने वाले द्वारा, किसी मशीन अथवा कर्ता द्वारा कार्य करने की दर, ये मेन चीज है, ये परिभाषा का पूरा निचोड़ है कि किसी मशीन अथवा कर्ता द्वारा कार्य करने की दर, वो किस रेट से, किस दर से कार्य कर रहा है, उस दर को कहते हैं शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यानी या तो कोई मशीन काम कर रही है, या कोई मनुष्य काम कर रहा है, या कोई और कोई काम कर रहा है, कोई भी काम कर सकता है। कर्ता मतलब कोई भी काम कर सकता है। मशीन तो आ गई, और मशीन के अलावा अगर कोई भी है, मनुष्य हो सकता है, पशु हो सकता है, कोई हो सकता है, तो वो आ गया कर्ता में। तो किसी मशीन अथवा कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को, दर मतलब टाइम, कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति व्यक्त करते हैं पी से, पी फॉर पावर। तो सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी समय के साथ किया गया कार्य। तो शक्ति व्यक्त करते हैं पी से, कार्य को डब्ल्यू से, और समय को टी से। सूत्र हुआ इसका पी बराबर डब्ल्यू बटे टी, यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इस पर भी सवाल आ जाते हैं। आपसे कार्य दिया हो, समय दिया हो, शक्ति पूछेगा, या फिर शक्ति दी है, कार्य दिया है, समय पूछ सकता है, या फिर समय दिया है, शक्ति दी है, तो कार्य पूछेगा। यानी तीन में से कोई चीज, दो चीज दे करके वो तीस चीज पूछ सकता है। इस सूत्र मान लगा देंगे पी बराबर डब्ल्यू बटे टी में, और हम कोई भी एक चीज प्राप्त कर सकते हैं। और इसका मात्रक होता है वाट। जो शक्ति है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। और हमारा कार्य क्या मात्रक था? कार्य का मात्रक होता है हमारा जूल। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और शक्ति का मात्रक होता है वाट। कार्य क्या था कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, उसे कहते हैं हम कार्य। कार्य बराबर बरगुणा बल की दिशा में विस्थापन। और शक्ति क्या है? किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को, वो किस रेट से कार्य कर रहा है, उस कार्य करने दर को शक्ति या सामर्थ्य करते हैं। सूत्र होता है शक्ति या पी पावर पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। इसका मात्रक होता है वाट। अगला पॉइंट है अशुशक्ति। क्या है? अशुशक्ति। ये पूछ लेता है एक अशक्ति में कितने वाट होते हैं, या अशक्ति किसका मात्रक होता है, ये ऑप्शन पूछ लेता है। तो अशक्ति क्या है? अशुशक्ति सामर्थ्य का मात्रक होता है। सामर्थ्य शक्ति, इसी का, शक्ति का ही किसका मात्रक होता है? सामर्थ्य का या शक्ति का, पी का। तो अशुशक्ति शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है। और एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जाता है कि एक अशुशक्ति कितने वाट के बराबर होता है। चार ऑप्शन दे देगा, 746, 546, 946 या चौथा ऑप्शन। तो चार में टिक लगाना है आपको। तो हम लिखेंगे एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट, 476। अगला पॉइंट ऊर्जा। इसका मैं आपको बता चुका पहले ही, जब पार्ट स्टार्ट किया था। तो ऊर्जा क्या है कि कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यदि हमें कार्य करने की क्षमता जिसमें कम है तो कहेंगे उसमें ऊर्जा कम है, और किसी में यदि कार्य करने की क्षमता अधिक है तो कहेंगे उसमें वो वक्त बहुत ऊर्जावान है, उसमें ऊर्जा अधिक है। इसका मात्रक SI में जूल, और CS में इसका अर्घ होता है। पांचवें पॉइंट है ऊष्मीय ऊर्जा। ये ऊर्जा के प्रकार आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के प्रकार। तो एक आपकी है ऊष्मीय ऊर्जा। नाम से क्लियर है, ऊष्मा। तो किसी वस्तु में ताप के कारण, मेन चीज वर्ड है इसमें, टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा यानी ताप, यानी कुछ जल रही है, उसे ऊष्मा निकल रही है, इसका मतलब ताप है, उसमें टेम्परेचर है। तो किसी वस्तु में ताप के कारण, टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। नाम क्लियर है, ऊष्मा। ऊष्मा मतलब ताप या टेम्परेचर। छठा पॉइंट है आंतरिक ऊर्जा। नाम से क्लियर है, आंतरिक यानी अंदर की ऊर्जा, यानी आंतरिक अणुओं की ऊर्जा। अणुओं ना, पदार्थ के समय बना हुआ है अणुओं से, तो उसके अंदर की ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा क्या है? अणुओं के विशेष विन्यास और गति के कारण किसी निकाय की ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो आंतरिक ऊर्जा में दो चीज शामिल हो गई, एक तो अणुओं का विन्यास और उसकी गति। दो चीज ध्यान रखनी है। आंतरिक ऊर्जा में क्या क्या आ गया? जो अणु होते हैं, पदार्थ क्या अणु से बना होता है, तो जिसे अणु से बना हुआ होता है उसका क्या, एक विन्यास और उसकी गति के कारण किसी निकाय की ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। सातवां पॉइंट है विद्युत ऊर्जा।
विद्युत ऊर्जा मतलब बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा क्या है? बिजली के उपकरणों में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यह भी एक ऊर्जा का प्रकार है। कौन सा? विद्युत ऊर्जा। विद्युत यानी बिजली, विद्युत यानी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो नाम से क्लियर है, बिजली, विद्युत ऊर्जा। तो बिजली के उपकरणों में, जैसे बिजली उपकरण कौन से होते हैं? पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, ये होते हैं हमारे बिजली के उपकरण। इन उपकरणों में धारा के प्रवाह को यानी करंट को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अगली ऊर्जा है आपकी 8वां पॉइंट है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या है? रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? एक रासायनिक क्रिया के दौरान मुक्त या अवशोषित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। क्या रासायनिक ऊर्जा? एक रासायनिक क्रिया के दौरान अगर कोई रासायनिक क्रिया हो रही है तो उसमें मुक्त या अवशोषित ऊर्जा, भाई कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, उस रासायनिक क्रिया में क्या होता है, यानी किसे बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? या तो ऊर्जा अवशोषित होती है या ऊर्जा मुक्त होती है, दो कार्य होते हैं। कोई भी रासायनिक क्रिया हो रही है जैसे CO2, ये क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। इन अभिक्रिया में क्या होता है? या तो ऊर्जा मुक्त होगी या फिर ऊर्जा अवशोषित होगी, तो नाम ही रासायनिक ऊर्जा है। तो एक रासायनिक क्रिया के दौरान मुक्त या अवशोषित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। अगला है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? नाभिक के बारे में बताया था। नाभिक किस में होता है? पदार्थ किस में बना है? पदार्थ मिलकर बना है परमाणुओं से। और परमाणु में क्या होता है? परमाणु संरचना होती है गोल गोल, छोटा फिर बाहर फिर बाहर। तो उसके अंदर का जो है उसे बोलते हैं नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। और सभी बारीक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर उदासीन और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। तो रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिक के विखंडन, नाभिक का या तो विखंडन हो, जैसे परमाणु बम वगैरह होते हैं, तो परमाणु बम क्या होता है? ये नाभिक का विखंडन होता है एक साथ। तो रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिक के विखंडन या संलयन के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यानी इन जो पदार्थ हैं रेडियोधर्मी, इसके जो नाभिक होता है उस नाभिक का मतलब परमाणु के नाभिक का या तो विखंडन हो या उसका संलयन हो, या तो टूटे या फिर जुड़े। तो उसके विखंडन या संलयन के कारण जो ऊर्जा एनर्जी मुक्त होती है वो कहलाती है हमारी नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 10। अब अगला है ऊर्जा का रूप गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, ये क्या होती है? उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कहने को क्या है? किसी वस्तु में गति के कारण, यानी कोई वस्तु हो सकती है वो, अगर यदि वो गति में है, मोशन में है, तो गति के कारण जो उसमें उसके अंदर ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इस पर नाम से क्लियर है, गतिज ऊर्जा यानी गति और ऊर्जा, यानी उसकी गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें एनर्जी उत्पन्न हुई उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। यदि कोई पिंड है जो गति कर रहा है, उसका द्रव्यमान यानी उसका वेट m हो, द्रव्यमान m हो और वेग हो v, तो गतिज ऊर्जा बराबर होगा 12mv²। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। यह m बराबर होता है मास और v होता है उसका वेग। v फॉर वेग, m फॉर उसका द्रव्यमान। इस पर सवाल काफ़ी आते हैं। अगर द्रव्यमान दिया होगा, वेग दिया होगा, पूछेगा किसी गतिज ऊर्जा इसकी कितनी निकलेगी, या फिर गतिज ऊर्जा और वेग दिया हो, द्रव्यमान पूछ लेगा। यानी इसमें 2-3 चीज़ों में 2 चीज़ दी होगी, तीसरा पूछ सकता है। इसका गतिज ऊर्जा का सूत्र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अगला पॉइंट 11 यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र मतलब यंत्र से बना है, किसी यंत्र वाली ऊर्जा। क्या यांत्रिक ऊर्जा? किसी पिंड की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों में पढ़ा चुका हूँ। गतिज ऊर्जा जो थोड़ी देर पहले पढ़ाई है यहाँ पे mv² वाली, और स्थितिज ऊर्जा में उससे पढ़ा चुका हूँ, यानी उसकी स्थिति कार्य जो होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा
और स्थितिज ऊर्जा का अगर जोड़ दें तो हमारी बन जाती है हमारी यांत्रिक ऊर्जा। यानी किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अगला पॉइंट 12 है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण नाम से क्लियर, ऊर्जा संरक्षण यानी रक्षण, यानी ऊर्जा की रक्षा का नियम। क्या है ऊर्जा संरक्षण नियम? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। एनर्जी ऐसा नहीं है, एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसको न तो हम बना सकते हैं, न तो हम बना सकते हैं, न एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। ऊर्जा एनर्जी को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न एनर्जी को हम नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में और दूसरे रूप से उस रूप में। इसी को बोलते हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम। जैसे एग्जाम्पल इसमें है, पॉइंट रूप में है, जब हम गेंद फेंकते हैं तो क्या होता है, हम जैसे गेंद फेंकें तो क्या होगा, हमारे शरीर में संचित पेशी ऊर्जा यानी पेशी ऊर्जा हुई वो गेंद की किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। ये आ गया ना ऊर्जा संरक्षण का नियम में। हमने कोई गेंद फेंकी तो क्या होगा, जो हमारे शरीर की जो मांसपेशी में ऊर्जा थी उसका बोलेंगे पेशी ऊर्जा, यानी हमारे मांसपेशी की ऊर्जा। तो हमने जिस दम से फेंकी तो हमारी पेशी ऊर्जा थी वो किस में करंट हो गई, वो गेंद को गति देने में काम आ गई। तो यानी हमारी पेशी ऊर्जा थी वो करंट हो गई गेंद की गति ऊर्जा में। यही तो कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को न तुम पैदा कर सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा का हम रूप परिवर्तन कर सकते हैं। यानी हमने पेशी ऊर्जा को करंट कर दिया गेंद की गति ऊर्जा में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ये समीकरण आता है, कभी विकल्प पूछ लेते हैं, सीधा पूछ लेते हैं कभी कभी। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, या 4 ऑप्शन दे दिए है इसमें सूत्र का, E बराबर mc स्क्वायर, m बराबर EC स्क्वायर या C बराबर me स्क्वायर। तो इसमें से कहेगा कौन सा सूत्र सही है, आइंस्टाइन का है। तो आइंस्टाइन का ये बहुत फेमस सूत्र है। तो आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र होता है, तो आइंस्टाइन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। कोई पदार्थ है उसका जो द्रव्यमान होता है, उसका जो भार होता है, उसका उसमें एनर्जी होती है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने क्या था, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। इसको बोलते हैं, यही तुम्हारा आइंस्टाइन का नियम है। इसको बोलते हैं E बराबर mc स्क्वायर। बहुत ही फेमस नियम है आइंस्टाइन का, E बराबर mc स्क्वायर। E क्या है, E फॉर एनर्जी, E यहाँ ऊर्जा है, M फॉर मास यानी द्रव्यमान है, और C क्या है, C है प्रकाश का वेग। प्रकाश वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी विकल्प में ये पूछ रहे थे साइंस में कि प्रकाश का वेग बताइए कितना है, 4 ऑप्शन दे देंगे। प्रकाश का, लाइट का वेग स्पीड कितनी है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। तो कितना होता है प्रकाश का वेग, लाइट का वेग, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में लाइट चलती है 3 × 10⁸ मीटर। यानी 3 पर कहने का अर्थ है 3 पर हम 8 शून्य लगा दें, 3 पर कितने शून्य लगाएंगे, 8 बटे प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में 3 पे 8 शून्य मीटर के बराबर प्रकाश का वेग होता है। तो E और mc स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। इसका जो सूत्र महत्वपूर्ण है इसमें। अब पॉइंट नंबर 15 है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। देखिए ये एक पॉइंट ऐसा है, ये साइंस में भी है, और ये आपका जीएस जो आएगा ना पेपर, उसमें जो ज्योग्राफी वगैरह होगी ना, उसमें पूछा जाएगा ये स्रोत। यार ये क्वेश्चन अपना महत्वपूर्ण है, ये यहाँ से भी आ सकता है ये क्वेश्चन स्रोत वाला। और ये आपके जीएस का जो क्वेश्चन आते हैं, जीएस का पार्ट आता है सुपर टेट में, उसमें भी ये पूछा सकता है और अक्सर आता है। ये 2 तरह स्रोत हैं ऊर्जा के, एक तो नवीकरणीय स्रोत, एक होते हैं अनवीकरणीय स्रोत। तो दोनों समझ लीजिए। पहला है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो प्रकृति से हमें हमेशा प्राप्त होते रहेंगे, यानी अनलिमिटेड। कहने का अर्थ यह है अनलिमिटेड मिलेंगे, खत्म नहीं होंगे, वो होंगे हमारी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, भाई जब तक सूर्य रहेगा तब तक सौर ऊर्जा हमें मिलती रहेगी।
पवन ऊर्जा, जब तक वायु है तो पवन ऊर्जा मिलेगी, और हाइड्रो ऊर्जा ये हमेशा मिलती रहेगी हमें, परमाणु ऊर्जा जो भी है। तो ये ऊर्जा ऐसी हैं, ये हमें प्रकृति से हमेशा प्राप्त होती रहेगी। तो उसे कहते हैं नवीकरणीय स्रोत। सीधा सीधा ये समझ लीजिए, नवीकरणीय का मतलब लगा लीजिए अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। क्या याद करिए, नवीकरणीय मतलब अनलिमिटेड, यानी कभी खत्म होंगे ही नहीं। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य कभी खत्म नहीं हो सकता, तो सौर ऊर्जा हमें हमेशा मिलेगी। पवन ऊर्जा, पवन हवा कभी खत्म नहीं हो सकती, तो ये चीज़ हमें हमेशा मिलेंगी। यानी नवीकरणीय मतलब, नवीकरणीय वर्ड का मतलब याद कर लीजिए आप, नवीकरणीय इज इक्वल टू अनलिमिटेड। क्या याद करेंगे आप, नवीकरणीय मतलब अनलिमिटेड, यानी जो हमें कभी खत्म होंगे ही नहीं, प्रकृति हमेशा हमें हमेशा देती रहेगी, उसे बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आपकी हाइड्रो ऊर्जा। अब इसका अपोजिट है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय को आप मान लीजिए लिमिटेड, जिसकी लिमिट हो, जिसकी कोई किसी क्या होती है, लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी अनवीकरण मतलब लिमिटेड, यानी जो लिमिट है उनकी अगर आप प्रयोग कर लेंगे उतने कम हो जाएंगे। यानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो हमें एक निश्चित भंडार के रूप में प्राप्त हुए हैं। एक लिमिटेड है, भंडार तो बहुत है, भंडार कम नहीं, भंडार काफ़ी है इसका, लेकिन उसकी भी तो कोई लिमिट होगी। तो ऊर्जा के स्रोत जो हमें एक निश्चित भंडार के रूप में प्राप्त हुए हैं, ऊर्जा के अनवीकृत स्रोत कहलाते हैं। एग्जाम्पल कोयला, कोयला पृथ्वी में है बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन उसकी भी तो लिमिट है, कभी न कभी वो भी तो समाप्त होगा। पेट्रोल है, वो भी भूगर्भ में है, लेकिन जो है लेकिन उसकी भी लिमिट है। अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो समय ऐसा आ सकता है कि हमारी पेट्रोल हमारी समाप्ति हो सकती है। इसीलिए विकल्प रूप में अब वाहन किसके आ रहे हैं, बैटरी के, चार्ज वाले के, चार्ज करें और चलाएं, यानी उसकी जरूरत, पेट्रोल की जरूरत पड़े ही नहीं। कोई समझ करनी चाहिए, हमारे जो लिमिटेड सोर्स हैं, अनवीकृत स्रोत हैं, इनका प्रयोग कम से कम करें। कोयला है, पहले ट्रेन चलती थी कोयले से, कितना होता था पॉल्यूशन। जो कोयले के इंजन होते थे पहले भाप वाले, उसमें कितना कोयला लगता था, कितना वातावरण धुआं हो जाता था। वायु प्रदूषण हो रहा है, सांस की मरीज हो रहे हैं, कोयला समाप्त हो रहा है। और पेट्रोल का यूज तुम कितना कर रहे हैं, हर गाड़ी में पेट्रोल पड़ रहा है, तो एक समय तो आ जाएगा पेट्रोल खत्म होगा हमारा। इसलिए उसके विकल्प रूप में अब इलेक्ट्रिक वाहन आने लगे हैं। जैसे ई रिक्शा आ रहा है, ऐसे ई कार भी अब आने को है, कुछ कंपनी लोड आ गई है, कुछ कंपनियों की ई कार भी आ गई है कि चार्ज करो और कार पूरे दिन चलाइए। तो सीधी बात यह है, नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं यानी अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और अनवीकरण आ लग जाए, अनवीकरण मतलब लिमिटेड सोर्स, यानी जो लिमिट में है, जैसे कोयला और पेट्रोल। इस पर आपका पॉइंट नंबर 16 आपका ये पूरा हो गया। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 17, पॉइंट 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं पॉइंट। सौर सेल परिवर्तित करता है, यानी सौर सेल होता है वो किसको परिवर्तित करता है, सौर सेल किसे कहते हैं, ये सौर सेल परिवर्तित करता है सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। 4 ऑप्शन आएंगे, सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो हमको लिखना है सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। देखिए सौर सेल होता क्या है, ये सौर सेल एक तरह से मान लो प्लेट, इसे बोलते हैं सूर्य प्लेट। जो प्लेट होती है, जो सूर्य प्लेट होती है, उसे क्या करते हैं, उसको धूप में रखते हैं। धूप में रखने से क्या है, उसमें अंदर सौर सेल होते हैं, तो क्या है वो चार्ज हो जाते हैं धूप से और हमको करंट देते हैं, यानी उसे पंखा चला सकते हैं। समझना बात को, यानी वो सौर सेल क्या कर रहे हैं, धूप ले रहे हैं, प्लेट में से क्या ले रहे हैं, प्लेट से धूप ले रहे हैं और नीचे पंखा चला रहे हैं। तो क्या हुआ, जो सौर ऊर्जा थी वो किससे कनेक्ट हो रही है, पंखा क्या चल रहा है, बिजली से, तो वो क्यों चेंज हो रही है हमारी वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है ना, यानी सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है, पंखा चल रहा है तो वैद्युत ऊर्जा में, यानी सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है हमारा वैद्युत ऊर्जा में। 18 पॉइंट है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर से हम बोलते हैं, तो लाउड स्पीकर किस चेंज होता है, तो लाउड स्पीकर है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। या लाउड स्पीकर से हम बोलते हैं तो क्या आती है, आवाज़ आती है। क्या बिना बिजली के प्रवाह के लाउड स्पीकर में, उसमें नीचे लगा है, उसमें अगर बिजली प्रवाह ना हो तो आवाज़ दे देगा, लाउड स्पीकर नहीं देगा। यानी बिजली इसमें आती है तब आवाज़ निकलती है, समझे ना, बिजली आती है उसमें
तब उसके माध्यम से हम वो आवाज़ बदलती है। यानी वैद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है? ध्वनि ऊर्जा में। तो लाउड स्पीकर क्या करता है? उस वैद्युत ऊर्जा को, यानी बिजली की ऊर्जा को किसमें? ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आवाज़ आती है, आवाज़ मतलब ध्वनि, यानी लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा को क्यों चेंज कर रहा है? ध्वनि ऊर्जा में। अगला विद्युत बल्ब। बल्ब करता है, बल्ब आपका लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम, जब लाइट नहीं आई तो बल्ब नहीं जलेगा, जैसे लाइट आती है, करंट आता है तार में, तो ये बल्ब जलता है, ठीक है ना। तो करंट मतलब विद्युत धारा, यानी विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को किस चेंज कर रहा है? प्रकाश और ऊष्म ऊर्जा में। कौन? विद्युत बल्ब। देख कैसे? लाइट आई यानी विद्युत ऊर्जा आई, ठीक है ना। अब बल्ब क्या हुआ? बल्ब जला, जलने से लाइट भी आई और बल्ब गर्म भी हो जाता है काफ़ी। बल्ब में प्रकाश भी आया और बल्ब, यानी बल्ब प्रकाश और गर्मी दोनों दे रहा है। किससे दे रहा है? जब उसमें विद्युत आ रही है, बिजली आ रही तार में, तो किसका चेंज किस में है? यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, लाइट में और ऊष्म ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। कौन? विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो बिजली का बल्ब जो पहले आते थे, अब तो CFL चल गई हैं। तो विद्युत बल्ब क्या करता है? उस विद्युत ऊर्जा को जो तार में आ रही है उसको प्रकाश ऊर्जा में और किसमें चेंज कर रहा है? ऊष्म ऊर्जा में, क्योंकि वो बल्ब गर्म हो जाता है। तो वो दो तरह की, एक ऊर्जा दो ऊर्जा में परिवर्तित तो हो जाती है। कहने का अर्थ यह है, मैं बताया था ना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ऊर्जा को परिवर्तित पैदा किया जा सकता है, कि ऊर्जा का हम रूप चेंज कर सकते हैं। तो एक ऊर्जा का एक तरह रूपांतरण ही है, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में, ये सब परिवर्तन ही हो रहे हैं सारे के सारे। अब ये करेंगे, ये डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा जो डायनमो है वो कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन आता है कि डायनमो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्या लिखेंगे? डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पॉइंट है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का किसको किस में चेंज करती है? तो विद्युत मोटर का ध्यान रखिए, ये विद्युत मोटर और डायनमो ये एक दूसरे के दोनों विपरीत हैं। डायनमो और विद्युत मोटर ये दोनों दूसरे के उल्टे हैं। विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो का क्या करती है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि विद्युत मोटर उल्टा करती है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और विद्युत मोटर भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती। अंतर दोनों में, डायनमो तो किस सिद्धांत कार्य करती है? डायनमो तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, लेकिन विद्युत मोटर है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, डायनमो भी इंपॉर्टेंट है और विद्युत मोटर इंपॉर्टेंट है। ये याद रखें, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यानी यह विद्युत आ जाएगी शुरू में, विद्युत, तो शुरुआत इसकी विद्युत से होगी, इस तरह ध्यान रखिए, विद्युत शुरुआत विद्युत से ही होनी है। अब पॉइंट 22 बैटरी। बैटरी क्या करती है? देखिए बैटरी आपने देखी होगी, बैटरी में भरा होता है अंदर एसिड, ठीक है ना। तो यानी केमिकल भरा है बैटरी में। क्या भरा? बैटरी में अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड। ये लिक्विड क्या है? एक केमिकल है, केमिकल पदार्थ है। तो उससे क्या होता है? बैटरी लगाने से हमें क्या मिल जाती है? हमारा पंखा चल जाता है। समझना बात को, बैटरी पर प्लग लगाने से हमारा पंखा चल जाता है। तो बैटरी में कौन सी केमिकल है? यानी रसायन है। तो बैटरी की रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई? वो हो गई वैद्युत ऊर्जा में, यानी हमारा पंखा चलने लगा। यानी बैटरी क्या करती है? बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी बैटरी के अंदर जो केमिकल या रसायन भरा हुआ है, यानी कौन सी ऊर्जा है बैटरी में? रासायनिक ऊर्जा। लेकिन जब हम तार लगाएंगे तो हमारा पंखा चलेगा, यानी पंखा चलेगा बिजली से, बिजली तो बना देती है। तो यानी जो रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? वैद्युत ऊर्जा में। कौन? बैटरी। तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पॉइंट 23 किसी संचायक सेल में क्या संचित रहती है? जो होता है ना सेल, उसमें केमिकल भरा होता है। तो ये कह रहा है सेल में क्या संचित है, क्या भरा हुआ है? तो केमिकल मतलब रासायनिक ऊर्जा। किसी में यार लिक्विड भरा हुआ है, केमिकल भरा हुआ है, तो कह सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? उसके अंदर है रासायनिक ऊर्जा। तो किसी संचायक सेल में क्या इकट्ठा रहता है, क्या संचित रहता है? रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। पॉइंट 24 माइक्रोफोन।
माइक्रोफोन क्या करता है? जो माइक्रोफोन होता है वो क्या करता है? तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है माइक्रोफोन? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। पॉइंट 25, विद्युत सेल किसका स्रोत है? जो विद्युत का जो सेल होता है, जो विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो जब विद्युत सेल है तो सीधी सीधी बात है विद्युत ऊर्जा का स्रोत होगा, क्योंकि उसमें विद्युत विद्युत शब्द आ गया ना। तो जितनी विद्युत वाली चीज़ें हैं वो विद्युत की स्रोत होती हैं। तो विद्युत सेल किसका स्रोत है? हम लिखेंगे विद्युत ऊर्जा का। पॉइंट नंबर 26, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? ये पूछ रहा है जो सूर्य में एनर्जी है, जो सूर्य में गर्मी है, वो कैसे पैदा होती है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन के संलयन से। यानी हाइड्रोजन एटम क्या होता है? एक होता है वर्ड, दो वर्ड हैं, इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। या तो हाइड्रोजन का संलयन बोल लीजिए या बोल लीजिए नाभिकीय संलयन। देखिए दो प्रक्रिया हैं, आपने पढ़ी होंगी इंटर में केमिस्ट्री जिसने पढ़ा हो। एक नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिक का संलयन होता है जुड़ना और विखंडन माने टूटना। संलयन माने जुड़ना और विखंडन माने टूट जाना। तो जो परमाणु विस्फोट, जो अणुबम परमाणु बम होते हैं कि डाला पूरा एरिया साफ हो गया, तो ये प्रक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन। ये नाभिक का विखंडन होता है, तब ऊर्जा होती है कि बम, जैसे बम होता है परमाणु अणुबम इसमें। लेकिन जो सूर्य की एनर्जी है, जो सूर्य गर्मी दे रहा है, वो प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन। यानी नाभिकीय विखंडन क्रिया किसमें होती है? अणु बम विस्फोट में। और नाभिकीय संलयन क्रिया किसमें होती है? सूर्य के ताप में, सूर्य के अग्नि में। तो सूर्य में ऊर्जा की किस प्रक्रिया से पैदा होती है? तो दो कुछ भी ऑप्शन आ सकता है, तो हाइड्रोजन का संलयन लिख देना अगर ऑप्शन संलयन में हो तो। अगर हाइड्रोजन संलयन ना हो तो फिर नाभिकीय संलयन। कुल मिलाकर इसमें वर्ड मेन है संलयन। यानी सूर्य का संबंध सीधा किससे है? संलयन से है। यानी जुड़ेगा, इसमें टूटेगा कुछ नहीं। टूटेगा तो विस्फोट हो ही जाएगा फिर। पॉइंट 27, ताप को मापने की इकाई है। ताप माने टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे नापते हैं? हम डॉक्टर दुकान में जाते हैं तो हमें बुखार आ गया, कितना आ गया, डालते हैं थर्मामीटर, मुंह में लगाएंगे या बगल में लगाएंगे। तो थर्मामीटर कैसे नापते हैं? सेल्सियस में। तो ताप कैसे नापते हैं? सेल्सियस में। वो फारेनहाइट में माप लेते हैं। दो तरह के माप हैं। दो तरह कौन सा है? ताप को मापने इकाई क्या है? ताप को मापने इकाई सेल्सियस व फारेनहाइट है। अंतिम प्रश्न इस चैप्टर 4 का, ऊर्जा का। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? आया था, मैं पढ़ा चुका इसी पिछले 8-10 क्वेश्चन पहले, इससे पहले उसमें आया था ना। तो E बराबर mc² पढ़ा था मैंने। अब इसमें तो किस तरह का क्वेश्चन आया है कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध E बराबर mc² प्रतिपादन किसने किया? 4 ऑप्शन आएंगे, न्यूटन, आइंस्टाइन, 2 नाम और दे देंगे। तो किसने किया था? ये तो मालूम है, आइंस्टाइन। यानी आइंस्टाइन कौन सा समीकरण है? याद रखिए, आइंस्टाइन का है E बराबर mc²। इस प्रकार फ्रेंड्स आपका सुपर टेट में साइंस में चैप्टर 4 ऊर्जा ये पूरा हुआ। और अगले चैप्टर के लिए आप अगला वीडियो देखें। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने जो मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए शेयर करें और मेरे चैनल आर्यन सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।